हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 56 अव्यांस वाइल्डनेस। आव्या छी बोलते ही रुद्र के गोद से उठने लगाती है, पर रुद्र उसे टाइटली पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को रोनी सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मुझे नहीं करना इतना दिन, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा गंदे हो। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करता है और कहता है, एक बार करेंगे न तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा एंड मजा भी आएगा। आव्या अब रुद्र को घूरने लगती है। रुद्र आव्या के क्यूट सा चेहरा देखकर उसके गाल पर हाथ रखता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, जस्ट रिलैक्स बेबी गर्ल, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है जब करूंगा। बोलते ही वह रुक जाता है। आव्या रुद्र के सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे तुम जैसे गंदे इंसान के साथ नहीं रहना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रुद्र कुछ देर आव्या देखता है, फिर उसे छोड़ देता है। आव्या उससे दूर होकर जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद आव्या मुड़कर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आव्या मुड़कर जाते हुए खुद में बड़बड़ाने लगती है, समझता क्या है खुद को बेशर्म, 1 हफ्ते तक इंटीमेट होगा, वो भी मेरे साथ बिना रुके। छा बड़ी यह कितना गंदा है, लस्ट भरा है उसके अंदर, मैं उससे अब बात ही नहीं करूंगी। आव्या बोलते बोलते ध्रुवंश के पास चली जाती है। उसके पास पहुंचते ही आव्या मुंह बनाकर कहती है, अंश मुझे भूख लगी है। ध्रुवंश उसे देखते हुए कहता है, चलो फिर। ध्रुवंश और आव्या अव्यान और सहस्त्रा की ओर देखते हैं, जो अभी तक वैसे ही खड़े थे। ध्रुवंश और आव्या दोनों को परेशान न करते हुए वहां से जाने लगते हैं, साथ में रोनी को भी ले जाते हैं। शाम खत्म होने लगी थी, अंधेरा होने लगा था, लेकिन अव्यान और सहस्त्रा अब तक वहीं खड़े हुए थे। कुछ देर बाद सहस्त्रा आसपास देखते हुए कहती है, रात होने को है, चलिए हम दोनों भी चलते हैं। ये सुनकर अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर एक ओर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा कंफ्यूज होकर अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा को एक टेंट के पास ले जाता है। टेंट को देखकर सहस्त्रा अव्यान को देखती है। तभी एक आदमी आकर एक पैकेट अव्यान को देता है, फिर चला जाता है। अव्यान सहस्त्रा को टेंट के अंदर लेकर जाता है। टेंट बहुत छोटा सा था। सहस्त्रा वह बैठ जाती है, अव्यान भी बैठ जाता है। टेंट के अंदर गर्म लग रहा, जिससे सहस्त्रा को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बिल्कुल शांत सा बैठे हुए थे। देखते ही देखते रात के 12 बजे बजने को होते हैं। अव्यान घड़ी में टाइम देखता भी फिर पैकेट खोलकर एक बहुत ही छोटा सा केक निकालता है। सहस्त्रा को कुछ समझ नहीं आता। अव्यान केक के बीचों बीच एक कैंडल रखकर जलाता है और सहस्त्रा को देखकर कहता है, हैप्पी बर्थडे। बस सहस्त्रा का यही सुनना था। वह हैरान होकर अव्यान को देखती है, फिर जल्दी है फोन निकालकर डेट चेंज करती है। सहस्त्रा अब सिर उठाकर अव्यान को देखती है। सच में आज उसका बर्थडे है। ये देखकर सहस्त्रा बहुत ज्यादा हैरान होती है। इससे भी ज्यादा तो इसलिए हैरान होती है कि अव्यान को पता कैसे चला। सहस्त्रा को जब समझ नहीं आता तो वह पूछ ही लेती है, आपको कैसे पता आज हमारा जन्मदिन है? इस पर अव्यान कुछ इशारा करता है। अव्यान सहस्त्रा को कैंडल फूंकने का इशारा कर रहा था। सहस्त्रा भी अव्यान का बात माने फूंककर कैंडल बुझाती है। अव्यान अब चक्कू बढ़ा देता है तो सहस्त्रा केक कट करके अव्यान को खिलाने लगती है, पर अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर कहता है, हस्बैंड वाइफ इस तरह से केक नहीं खाते हैं। ये सुनकर सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान केक के क्रीम को सहस्त्रा के गाल पर लगता है, जिससे कुछ वक्त के लिए सहस्त्रा की आंख बंद हो जाती है। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर झुककर उसके गाल पर रखे क्रीम को खाता है। इस दौरान अव्यान का गर्म जिभ सहस्त्रा के गाल पर लगता है, जिससे सहस्त्रा सिहर उठती है। अव्यान सहस्त्रा के गाल को लिक करता है और पीछे हटकर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा की आंखें बंद और सांसें तेज थी। अव्यान अब क्रीम लेकर उसके दूसरे गाल पर लगता है, फिर उसकी ओर आगे बढ़कर फिर एक बार लिक करता है। सहस्त्रा कसकर अपने साड़ी को मुट्ठी में कस लेती है। अव्यान अब पीछे हटता है। सहस्त्रा थोड़ी देर बाद अपनी पलकें धीरे धीरे उठाती है। सहस्त्रा की आंख खुलते ही अव्यान केक का एक पीस सहस्त्रा की ओर बढ़ा देता है। सहस्त्रा कुछ पल रुककर केक खा लेती है। अव्यान उसका आधा टुकड़ा खुद खा लेता है। अव्यान और सहस्त्रा की नजरें एक दूसरे के आंखों पर थीं। अव्यान अब पैकेट से खाना एक ही प्लेट में निकालता है और पहले सहस्त्रा को खिलाता, फिर खुद खाता। कुछ देर में दोनों का डिनर खत्म होता है तो दोनों ही लेट जाते हैं। सहस्त्रा अव्यान के करीब जाकर उसके सीने में सिर रख लेती है। अव्यान सहस्त्रा को कमर से पकड़ लेता है। सहस्त्रा कुछ सोचते हुए सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए कहती है, आपके जिंदगी में जो लड़की थी, क्या आप भी उससे प्यार करते थे? ये सुनकर अव्यान की पकड़ सहस्त्रा के कमर पर कस जाती है। उसे समझ आ चुका था कि सहस्त्रा प्रणया की बात कर रही है। अव्यान कठोर शब्दों में कहता है, हम दोनों के बीच किसी तीसरे की बात मत करो। अव्यान के कठोर शब्द सुनकर सहस्त्रा कहती है,
लेकिन वो आपसे प्यार। सहस्त्रा बस इतना कहती है कि अव्यान सहस्त्रा के ऊपर आ जाता है। सहस्त्रा एकदम से हड़बड़ा जाती है। अव्यान सहस्त्रा के आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अव्यान के सव आने से सहस्त्रा को झटका लगता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह खुद नहीं जानती कि वह अव्यान से प्यार करती है या नहीं, पर उसे इतना पता था कि उसे अव्यान की आदत लगी हुई है। सहस्त्रा अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, वो मैं आपसे प्यार तो शायद नहीं। वह इतना ही बोलती है कि अव्यान उसके मुंह में हाथ रख लेता है। सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है, अव्यान भी सहस्त्रा को देखने लगता है। अब तक दोनों एक दूसरे के आंख में देख ही रहे थे। तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा के साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा देता है। उसके बाद ही उसके शरीर से साड़ी को अलग करता है। सहस्त्रा की तो सांसें ही अटक जाती हैं। अव्यान बिना एक पल भी गवाए सहस्त्रा के सीने पर होठ रखकर किस करने लगता है। सहस्त्रा के हाथ अव्यान के बालों पर चले जाते हैं। अव्यान की किस बहुत ज्यादा हार्ड थी। अव्यान आज कुछ भी सॉफ्ट नहीं कर रहा था। वक्त बीतने के साथ ही अव्यान और ज्यादा वाइल्ड तरीके से सहस्त्रा को किस के साथ बाइट करने लगता है। उस टैंक में अब सहस्त्रा की आहें बाहर आ रही थी। अव्यान सहस्त्रा की कमर को बहुत ही रफली सहलाते हुए उसके पेट पर बाइट करता है। ऐसा लग रहा था जैसे अव्यान सहस्त्रा को छोटी ही सी बात की सजा दे रहा हो। अव्यान के दांत लगातार सहस्त्रा के पूरे शरीर पर अपना निशान बना रही थी। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए दर्द भरी आहें निकाल रही थी, जिसे सुनकर अव्यान और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। अव्यान की बाइट करना सहस्त्रा को हद से ज्यादा दर्द दे रहा था, जिसे सहस्त्रा अब सह नहीं पा रही थी। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए कहती है, आहा प्लीज रुक जाए, हमें दर्द हो रहा है। सहस्त्रा की ऐसी आवाज सुन अव्यान रुक जाता है और सिर उठाकर सहस्त्रा को देखने लगता है, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अव्यान अब सहस्त्रा के पूरे शरीर को देखता है, जिस पर जगह जगह उसके बाइट के निशान थे। अब अव्यान सहस्त्रा के शरीर के बाइट मार्क पर बहुत धीरे धीरे सॉफ्ट किस करने लगता है। सहस्त्रा अव्यान के बालों पर धीरे धीरे अपना हाथ चला रही थी। अव्यान के सॉफ्ट किस से अब सहस्त्रा मदहोश हो रही थी। अव्यान ऊपर आकर सहस्त्रा के गाल पर किस करता है, फिर आखिर में सहस्त्रा के माथे पर किस करके उसे अपने बाहों में भरकर कहता है, हमारे बीच कभी किसी की बात मत करना। सहस्त्रा अपने सांसों को संभालते हुए अव्यान के बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। अव्यान सहस्त्रा के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा की भी अब सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। वह अव्यान के सर को पकड़कर अपनी आंख बंद कर लेती है। दूसरी तरफ आव्या ने भले कहा था कि वह रुद्र से बात नहीं करेगी, लेकिन वह रुद्र के एक कॉल से ही तुरंत कॉल रिसीव करके बात करने लगी थी। बात करते करते रात के 2 बजे बज चुके थे। आव्या का चेहरा इस वक्त शांत सा था। वह उसी भाव से कहती है, मैंने सुना तुम माफिया वर्ल्ड के टाइगर हो, अपना अच्छे से ख्याल रखा करो, माफिया वर्ल्ड में कोई किसी का नहीं होता। रुद्र बस हाँ में जवाब देता है। आव्या कुछ सोचते हुए कहती है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? रुद्र उधर बैठा हुआ गन का ओ साफ कर रहा था। आव्या की बात सुन वह कहता है, मांगो। आव्या सीरियस होकर कहती है, इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ दो न। ये सुनकर रुद्र के हाथ जो गन को साफ कर रहे थे वह रुक जाते हैं। रुद्र एकदम चुप हो जाता है। आव्या फिर एक बार सीरियस आवाज में कहती है, तुम छोड़ोगे न? आव्या रुद्र के जवाब का इंतजार करने लगती है, पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता। वह एकटक अपने फोन को देखता है, फिर अपने गन को। आव्या उससे उस चीज को छोड़ने के लिए कह रही थी जिसकी उसे बचपन से आदत लगी हुई थी। रुद्र कुछ देर तो वैसा ही चुप रहा, फिर गंभीरता से सवाल करता है, अगर मैं न छोड़ूं तो? ये सुनकर आव्या चुप हो जाती है। फिर कुछ देर बाद कहती है, अगर तुम नहीं छोड़ेगी तो मुझसे बात मत करो। रुद्र यह सुनकर तुरंत कॉल कट कर देता है। आव्या जब ये देखती है तो वह हैरान हो जाती है। आव्या जल्दी से रुद्र को कॉल करने लगती है, पर अब रुद्र कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या परेशान होकर बहुत बार कॉल करने लगती है। इधर रुद्र बस फोन की स्क्रीन पर आव्या के नंबर को शो होता हुआ देख रहा था। आव्या बहुत बार कॉल करती है, पर रुद्र एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता, बस उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद जब आव्या का कॉल आना बंद हो जाता है तो रुद्र फोन उठाकर धीर को कॉल करता है। बड़ी हीरा नींद से भरा हुआ कॉल रिसीव करता है। उसके कॉल रिसीव करते हैं रुद्र उसे ऑर्डर देने वाले लिफ्जे में कहता है, कल सुबह ही पहली फ्लाइट से हम लोग पटना के लिए निकलेंगे, टिकट रेडी रखो। बोलते ही वह कॉल कट करता है और सोफे से टिककर आंखें बंद कर लेता है। कुछ सोचकर वह आंखें खोलता है और अपना फोन को उठा कर आव्या के नंबर को ब्लॉक कर देता है। इतना करते ही वह सोफे पर लेट जाता है। वहीं उधर आव्या रुद्र के नंबर को शांत सा देखती रहती है। आव्या को इस वक्त अपने ही बात पर पछतावा हो रहा था और साथ ही इस बात से भी बुरा लग रहा था कि रुद्र ने उसकी बात नहीं मानी।
रुद्र ने आव्या को छोड़कर माफिया वर्ल्ड को चुन। आव्या से ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। वह फिर एक बार रुद्र को कॉल करने लगती है, पर इस बार ब्लॉक होने की वजह से उसका कॉल बिजी बता रहा था। आव्या फोन की स्क्रीन को देखती है, फिर साइड टेबल पर फोन रखकर बेड पर लेट जाती है। हालांकि उसके आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था, पर फिर भी वह सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब 57 आदित्य एंड काव्या इन डेंजर। सहस्त्रा नींद में कसमसाते हुई अव्यान के सीने में छुपती है। सहस्त्रा के कसमसाने से अव्यान की नींद खुल जाती है। अव्यान आंखें खोलता और अपने बाहों में सो रही सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अव्यान की शर्ट को पकड़े हुए अव्यान से चिपकी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे को छिपाते बाल को हटाता है और बहुत गौर से सहस्त्रा के चेहरे को देखने लगता है। थोड़ी देर तक वह वैसा ही देखता रहता। सहस्त्रा की भी नींद अब खुल जाती है। वह कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। सहस्त्रा आंखें खोलकर सिर उठाकर देखती है तो अव्यान को पाती है, जो उसे ही देख रहा था। अव्यान की नजरों को खुद पर पाकर सहस्त्रा मुस्कुराते लगती है। अव्यान सहस्त्रा के माथे पर किस करता है और उठकर बैठ जाता है। सहस्त्रा अब खुद को देखती है। उसका पल्लू नीचे था, ये देखकर वह तुरंत अपने पल्लू से खुद को ढक लेती है। अव्यान टेंट से बाहर निकलता है। सहस्त्रा भी बाहर निकलती है। सुबह हुई जरूर थी, पर सूरज अब तक नहीं निकला था। दोनों फ्रेश होते हैं, उसके बाद वहां से जाने लगते हैं। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक ढाबा दिखता है। अव्यान सहस्त्रा को लेकर उस ओर बढ़ जाता है। अव्यान और सहस्त्रा बैठने वाले जगह पर बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा था। सहस्त्रा सूर्योदय होता देख बड़े चाव से उसे देखने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और सूर्योदय की खूबसूरत नजारा में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही थी। अब तक दोनों का चाय भी आ चुका था। सहस्त्रा चाय पीते हुए अव्यान से बात करने लगती है। अव्यान बस सहस्त्रा के चमकते चेहरे को देख रहा था। सहस्त्रा अव्यान को ही देख रही थी, पर उसका ध्यान अव्यान पर नहीं था कि अव्यान किस तरह से सहस्त्रा पर खोया हुआ है। अव्यान सहस्त्रा के हिलते होंठ से लेकर बार बार झपकते पलकों को देख रहा था। जब सहस्त्रा की चाय खत्म होती है तो वह अव्यान को देखती है, फिर उसके पकड़े चाय को जो अब तक खत्म नहीं हुई थी। ये देखकर सहस्त्रा कहती है, आप चाय खत्म कीजिए, तब तक मैं वहां जाती हूँ। बोलते ही सहस्त्रा उठकर सूर्योदय को करीब से देखने के मकसद से एक ओर जाती है। वहां की ठंडी हवाएं शरीर को छोटे उतर ज्यादा सुकून दे रही थी। सहस्त्रा अपना हाथ फैलाए उन हवाओं को आंखें बंद करके महसूस करने लगती है, पर तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। एक एहसास से ही सहस्त्रा को समझ आ जाता है कि यह अव्यान का हाथ है। यह एहसास होते ही सहस्त्रा का दिल धड़क उठता है और पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के हाथ के ऊपर हाथ रख लेती है। अव्यान सहस्त्रा के कंधे पर अपना चिन रख लेता। सहस्त्रा अव्यान की करीबी महसूस कर सुकून से खड़ी रहती है। अव्यान भी सहस्त्रा को करीब किए हुए सामने की ओर देख रहा था। अव्यान के दोनों हाथ सहस्त्रा के पेट पर मौजूद थे। अचानक ही सहस्त्रा को महसूस होता है कि अव्यान उसके पेट को दबा रहा है। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए अव्यान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही पल में सहस्त्रा को अव्यान के होंठ अपने गर्दन में महसूस होने लगते हैं, जिससे सहस्त्रा की सांसें तेज हो जाती हैं। सहस्त्रा अव्यान के हाथ को कसकर पकड़कर गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त बाहर हैं। अव्यान सहस्त्रा के गर्दन को चूमते हुए कहता है। हाँ, तो अव्यान के ऐसे जवाब से सहस्त्रा हैरान सी रह जाती है। अव्यान के होंठ लगातार सहस्त्रा के गर्दन पर चल रहे थे। सहस्त्रा अपनी आंखें कसकर बंद करके कहती है, प्लीज छोड़िए न। अव्यान रुककर सहस्त्रा के कंधे पर फिर एक बार चिन रखकर गहरी सांस लेने लगता है। सहस्त्रा समझ जाती है कि अव्यान खुद को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर बाद अव्यान सहस्त्रा से दूर होता है। सहस्त्रा आंखें खोलती है और मुड़कर अव्यान को देखती है। अव्यान अब वहां से जाने लगता है। सहस्त्रा बड़ी ही उसके पीछे चलने लगती है। उधर आव्या जब से उठी थी बस रुद्र को कॉल किए जा रही थी, पर उसे क्या पता रुद्र ने तो उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। आव्या फोन को देखती है, जिस पर बार बार यही बता रहा था कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। आव्या परेशान होकर फोन को देखत हुए कहती है, कितना बिजी है ये और किसके साथ? आज आव्या का चेहरा मुरझा हुआ था। ध्रुवंश आव्या के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप, तुम्हारे चेहरा इतना मुरझा हुआ क्यों है? आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, कल मैंने रुद्र को माफिया वर्ल्ड छोड़ने के लिए कहा तो उसने मुझ से बात करना बंद कर दिया। इतना कहकर वह फिर से कॉल करती है, फिर कहती है, और उसका कॉल हमेशा बिजी आ रहा है। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए आव्या के चेहरे को थामकर कहता है, पर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? आव्या ध्रुवंश के हाथ को पकड़कर कहती है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। माफिया में
हर पल खतरा रहता है और मैं हर पल उसे खतरे में नहीं देख सकती। ध्रुवंश आव्या के आंखों में इस वक्त रुद्र को खोने का डर देख पा रहा था, जो सभी लवर के लिए जायज होता है। ध्रुवंश आव्या को समझाते हुए कहता है, ट्यूलिप, अगर माफिया वर्ल्ड में खतरा है तो रुद्र में खतरा को संभालने की ताकत है, तुम्हें पता है। रुद्र को देखने भर से पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है। मैं किंग हूँ, फिर भी मुझसे ज्यादा टाइगर से सब डरते हैं। उसका खतरनाक ऑरा ही अच्छा लगता है, वो टाइगर ही अच्छा लगता है। और तुम उसे बिल्ली बनाना चाहती हो, और देखना तुम जैसा चाहती हो वैसा अगर रुद्र बना तो तुम्हें भी बुरे लगने लग जाएगा। बोलते ही ध्रुवंश हल्का हंस देता है। आव्या ध्रुवंश को घूरते हुए कहती है, ज्यादा लगाव है तुम्हें अपने भाई से, मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। एक तो वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सुबह से उससे बात नहीं हुई, इतनी भी क्या नाराजगी अपने फोन का। ओ, बोलते हुए आव्या को कुछ याद आता है और वह एकदम से कहती है, गधे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। आव्या ये बोलते ही तुरंत ध्रुवंश का फोन उससे छीनकर रुद्र को कॉल करती है। कुछ वक्त में ही रुद्र कॉल रिसीव करता है। ये देखकर आव्या एकदम गुस्से से कहती है, आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने मुझे ब्लॉक किया। रुद्र, आई टोल्ड यू अभी के अभी मुझे अनब्लॉक करो वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। आव्या गुस्से में और ज्यादा फटती। उससे पहले उधर से धीर की हिचकिचाहट भरी आवाज आती है, मैम, बॉस नहीं मैं हूँ। धीर का आवाज सुनकर आव्या और ज्यादा गुस्से से भर जाती है। वह धीर पर चिल्ला आते हुए कहती है, तुम रुद्र के फोन अपने पास लेकर क्या कर रहे हो? और रुद्र कहाँ है? उसे अभी के अभी फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। धीर आव्या की बात सुनकर सामने बैठे रुद्र को देखता है। रुद्र इस वक्त चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए उस आदमी को देख रहा था, तो वहीं वह आदमी डर के भाव से रुद्र को देख रहा था। धीर आगे आकर रुद्र से कहता है, बॉस वो कॉल पर मैम। वह इतना ही बोलता है कि रुद्र झटके से उस आदमी के घा पर चाकू घोंप देता है। खून के छींटे उसके चेहरे पर आ जाती हैं। वह आदमी दर्द से चीखना चाहता था, पर मुंह में लगे टैप की वजह से वह चीख नहीं पाता। रुद्र धीर को इशारा करता है तो धीर आव्या से कहता है, मैम बॉस बिजी है, वो आपसे अभी बात नहीं कर सकते। आव्या फिर एक बार गुस्से से कहती है, अभी के अभी फोन दो वरना मैं उसका खून कर दूंगी। धीर बेचारा कभी रुद्र को देखता जो खून कर रहा था और फिर फोन को देखता जहां आव्या रुद्र का खून करने की धमकी दे रही थी। अब वह करता भी क्या उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह रुद्र को फोन देते हुए कहता है, बॉस मैम नहीं मान रही है। रुद्र सामने वाले इंसान को देखते हुए ही फोन लेता है और कॉल कट करके स्विच ऑफ करके फोन को धीर की ओर फेंकता है। धीर तुरंत फोन को कैच कर लेता है। वहीं रुद्र भी उस इंसान के जांघ से चाकू निकालकर एक झटके में दूसरे जांघ पर चाकू घोंप देता है। मुंह बंद होने के बावजूद उस इंसान के मुंह से दबी हुई दर्द भरी चीख निकल जाती है। वहीं उधर रुद्र के कॉल कट करने से आव्या का तो पारा चढ़ जाता है। वह फिर से कॉल करती, पर इस बार उसका फोन स्विच ऑफ था। आव्या फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहती है, ये खुद को समझता क्या है? मेरा कॉल कट किया, यहाँ तक इसने मुझे ब्लॉक तक कर दिया। ध्रुवंश आव्या के एक गाल को छोटी चुते हुए कहता है, गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो ट्यूलिप, लेकिन अब इतना ही गुस्सा करो। आज भाभी का बर्थडे है, उन्हें विश भी करना है, बाद में अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना। ओके, बोलते ही ध्रुवंश आव्या से अपना फोन छीन लेता है। आव्या ध्रुवंश को घूरती है। ध्रुवंश आव्या को टिस करते हुए कहता है, अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारो। बोलते ही वह मासूमियत से आव्या को देखता है। आव्या आंखें छोटी करके उसे घूरती है। तभी अव्यान और सहस्त्रा भी वहां आ जाते हैं। ध्रुवंश जल्दी से आगे बढ़कर सहस्त्रा के गले लगने वाला होता, पर उससे पहले अव्यान बीच में खड़ा होकर ध्रुवंश के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। ध्रुवंश अव्यान के हाथ को देखता है, फिर अव्यान को। अव्यान काफी ज्यादा सीरियस आवाज में कहता है, लिमिट क्रॉस मत करो। अव्यान की बात सुन ध्रुवंश और सहस्त्रा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ध्रुवंश तो आज जाकर अव्यान के इस रूप को देख रहा था जो जेलेसी का था। ध्रुवंश पहले तो हैरान था, फिर मुस्कुराते हुए पीछे होकर सहस्त्रा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे भाभी। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाकर थैंक यू बोलती है। आव्या भी तुरंत आकर सहस्त्रा के गले लगकर उसे बर्थडे विश करती है। सहस्त्रा भी हग बैक करके मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। सहस्त्रा को इस बात का थोड़ा खालीपन लगता है कि इस बार उसका बर्थडे वह अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी, पर फिर अव्यान के साथ सहस्त्रा खुश थी। रोनी भी आगे आकर सहस्त्रा को बर्थडे विश करता है। सहस्त्रा उसे भी थैंक यू कहती है। सहस्त्रा का बर्थडे चारों मिलकर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन तक सभी कश्मीर में ही रहते हैं। इस दौरान अव्यान और सहस्त्रा का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था।
और आव्या परेशान रहने लगी थी क्योंकि अब रुद्र उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। आज सब रात के 9 बजे वापस लौटे थे, सभी एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अव्यान कॉल्स में बिजी था क्योंकि हॉलिडे के दौरान उसने अपनी मीटिंग को पेंडिंग रखी थी। अव्यान मीटिंग के लिए ऑफिस चला जाता है। आव्या को अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाया जाता है। वहीं ध्रुवंश को भी माफिया वर्ल्ड में किसी काम से जाना पड़ता है। सहस्त्रा जब सभी को अपने अपने रास्ते जाता देखती है तो वह भी शेखावत विला जाने का फैसला करती है क्योंकि वह बर्थडे पर भी किसी से मिल नहीं पाई थी। जहां खुशियों से घूमने के बाद सब अपने रास्ते जाते हैं तो वही सक्सेना विला में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विनी इस वक्त आदित्य और काव्य के कमरे में मौजूद थी। उसके हाथ में एक केरोसिन की बोतल थी। वह बिना भाव के आदित्य और काव्या को सुकून से सोता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही वह केरोसिन का बोतल खोलकर चारों को छिड़कने लगती है। तेज कमरे में फैलकर उसकी स्मेल चारों ओर फैल जाती है। विनी अपने हाथ में पकड़ी लाइटर को देखती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मम्मा की डेथ काव्या सिंघानिया की वजह से हुई है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बाप से पूछ लो। हाँ प्रिंसेस, ये सच है कि नित्या के मरने की वजह काव्या है, लेकिन उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी। ये सुनाई देते ही विनी को अपने बचपन की बात याद आती है जब वह विक्रम से पूछा करती थी, डैडा मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है। तब विक्रम विनी को समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस मम्मा अभी बीमार है तो इलाज के लिए उन्हें दूर रहना पड़ रहा है, वो जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाएंगी। इतना बोलते ही विक्रम विनी को अपने सीने से लगा लेता है। ये सब कुछ सोचते हुए विनी लाइटर जलाती है और नीचे फेंकती है। लाइट से निकली आग जब केरोसिन के तेल से संपर्क बना लेती है तो अब आग फैलने लगती है। विनी आग को देखती है, फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। बंद करके वह लॉक भी कर देती है। वहीं अंदर धीरे धीरे आग बढ़ने लगता है। आग के गर्माहट को महसूस करके आदित्य आंखें बंद करके ही धीरे से कहता है, वाइफी। इतना बोलते ही आदित्य आंखें खोलता है। आंखें खोलकर आदित्य जैसे ही आग को देखता है वैसे ही जब 58 आदित्य एंड काव्य सेफ बट सहस्त्रा इंजर्ड। आग को देखकर आदित्य के सिर पर बहुत तेज दर्द होने लगा। आदित्य दर्द को महसूस करके अपने सिर को पकड़कर जोर से चिल्लाता है। आदित्य की नजरों के सामने इस वक्त जलता हुआ घर दिख रहा था। आदित्य अपनी आंखें बंद कर सिर पकड़े हुए बेड से उठता है। उसका दर्द वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आदित्य को अब खुद की चीख ही सुनाई दे रही थी जब वह सिंघानिया विला को जलता देखकर चीखा था। आदित्य अपने सिर से हाथ हटाता है तो अब उसे काव्या के साथ शादी, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका काव्या के प्रति प्यार सब कुछ दिख रहा था। आदित्य को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं से उसने 18 साल पहले खो दिया था। उसका पागलपन जिस आग को देखकर शुरू हुई थी उसी आग को देखकर अब आदित्य का पागलपन खत्म होने लगा था। आदित्य धीरे से सिर उठाकर देखता है तो बेड के चारों ओर अब तक आग लग चुकी थी और काव्या बेड के बीच आग के चारों ओर फंसी हुई थी। आज फिर एक बार वही नजारा आदित्य के सामने था, आग में काव्या को खोने का नजारा। आदित्य वाइफी बुलाते हुए आग को पार करने की कोशिश करता पर आग की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिससे उसके गर्म लौह को आदित्य सह नहीं पाता और पीछे हो जाता। आग की लपटें आदित्य को पीछे धकेल रही थी। आग के गर्म एहसास से काव्या की भी आंखें खुल जाती हैं। काव्या की ओर आग बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर आदित्य अचानक ही आग के पार कूद जाता है। उसके ऐसा करने से उसका कपड़ा आग से झुलस जाता है, उसका शरीर भी हल्का जल जाता है। आदित्य काव्या को उठाकर अपने गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी। बोलते हुए वह चारों तरफ फैलता आग को देखता है। काव्या का भी रिएक्शन आदित्य को खोने के डर से दिखता है। काव्या आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को गले लगे ही उठाकर बेड पर खड़ा होता है और चारों तरफ आग को देखकर खुद को काव्या को कंबल से लपेट लेता है। लपेटते ही आदित्य आग के उस पार कूद जाता है। कूदने से आदित्य और काव्या नीचे गिर जाते हैं पर आदित्य काव्या को बिल्कुल भी चोट लगने देता। जो चोट लगी वो बस आदित्य को लगी थी। आग अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। आदित्य अब सिर्फ काव्या को उस कंबल से कवर करता है। आदित्य काव्या को गोद में उठाया हुआ आग को देख रहा था। वही काव्या की नजर आदित्य के चेहरे पर थी। अचानक ही काव्या की नजर ऊपर आती है जहां एक लकड़ी जैसा कुछ था जो जलकर अब गिरने वाला था। काव्या ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके मुंह से एकाएक चीख निकल जाती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या की चीख सुनकर उसके नजरों का पीछा करते हुए ऊपर देखता है। तभी वह लकड़ी दोनों के ऊपर गिरती उससे पहले आदित्य पीछे हो जाता है जिससे वह उन दोनों के आगे गिर जाता है। काव्या की आदित्य को खोने के डर से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और दरवाजा को बंद कर लेता है। वहीं उधर सहस्त्रा कार में बैठी थी। शेखावत विला सक्सेना हाउस से होकर ही गुजरती है। कार जब सक्सेना हाउस से होकर गुजरने लगती है तो सहस्त्रा कुछ सोचते हुए ड्राइवर से कहती है,
अंकल कार को पीछे मोड़ लीजिए, मम्मा डैड सो गए होंगे, हम कल उनसे मिल लेंगे। ड्राइवर सहस्त्रा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कार को पीछे ले जाता है। सक्सेना हाउस पार होकर ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए कार को मोड़ना नहीं पड़ता। कार अंदर जाती है। सहस्त्रा कार से निकलकर चारों ओर देखती है। बाहर बॉडीगार्ड अधिक मात्रा में तैनात थी, पर अंदर कोई बॉडीगार्ड नहीं था। सहस्त्रा कदम बढ़ाते हुए अंदर जाती है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। किसी को पता नहीं था कि सब कोई कश्मीर से आ चुके हैं, पर सहस्त्रा को लगा कि बता दिया गया होगा, इसलिए दरवाजा खुला है। सहस्त्रा सीढ़ियों से होते हुए जा रही थी। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना खत्म होते ही सहस्त्रा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है, पर तभी उसे जलने की स्मेल आती है। सहस्त्रा सूंघते हुए चारों ओर देखते हुए धीरे से कहती है, ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। बोलते हुए सहस्त्रा की नजर आदित्य और काव्या के कमरे में जाती है, जहां से बहुत तेज मात्रा में धुआं निकल रहा था। सहस्त्रा धुएं को देखकर घबरा जाती है। वह जल्दी से कमरे की ओर दौड़ती है। कमरे के पास पहुंचते ही सहस्त्रा लॉक खोलती है, क्योंकि विनी ने चाबी वहीं छोड़ दी थी। कमरे का दरवाजा सहस्त्रा जैसे ही खोलती है, आग की लपटें उसे छूने के लिए आगे बढ़ती हैं। सहस्त्रा पीछे हट जाती है। कमरे में चारों ओर आग देखकर सहस्त्रा अंदर देखकर बुलाती है, माँ पापा। आग की वजह से अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे सहस्त्रा को लगता है कि आदित्य और काव्या आग में जल रहे हैं। सहस्त्रा बहुत ज्यादा घबराई हुई अव्यान को फोन करने लगती है। 3-4 बार लगातार सहस्त्रा कॉल करती है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता है, पर सहस्त्रा फिर भी रुकती नहीं है। वह लगातार अव्यान को कॉल करती रहती। आखिरकार अव्यान कॉल रिसीव करता है। सहस्त्रा अव्यान के कॉल रिसीव करते ही हड़बाते हुए कहती है, हेलो हेलो, वो माँ पापा के कमरे में आग लग गई है। इतना बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, उसकी जबान तक लड़खड़ा रही थी। वहीं अव्यान जैसे ही यह सुनता है, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाती है। अव्यान तुरंत भागते हुए मीटिंग रूम से निकल जाता है। रॉनी नील को मीटिंग रोकने का इशारा करके खुद भी अव्यान के पीछे चला जाता है। इधर सहस्त्रा अव्यान को बता तो चुकी थी, लेकिन उसका मन इंतजार करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सहस्त्रा आदित्य और काव्या के लिए आग को पार करते हुए अंदर जाती है। आग और धुएं से कमरा पूरी तरह से भर चुका था। सहस्त्रा खांसते हुए बुलाती है, माँ पापा। सहस्त्रा अपने आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बैग को देखती है, जिसे आग के लपेटों ने पूरी तरह से घेर लिया था। वहीं आग अब वॉशरूम के अंदर भी धीरे धीरे फैलने लगा था। आदित्य बैठा हुआ काव्या को गोद में लिया हुआ था और चारों ओर देख रहा था। काव्या आदित्य के गाल पर हाथ रखकर बहुत कमजोर आवाज में कहती है, मिस्टर हस्बैंड, हम मरेंगे तो सिर्फ साथ में मरेंगे, मुझे बस आपके साथ रहना है। आदित्य काव्या की ऐसी बातें सुनकर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, हमें कुछ नहीं होगा वाइफी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आदित्य की बात सुनकर काव्या बहुत धीमे आवाज में कहती है, मुझे आपके गले लगना है। काव्या बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिससे उसकी इतनी हिम्मत भी न थी कि खुद उठकर आदित्य के गले लग सके। आदित्य काव्या को तुरंत गले लगा लेता है। उसकी नज़र अब भी बढ़ते हुए आग पर थी। वहीं काव्या को आग का बिल्कुल डर नहीं था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि दोनों जल जाएंगे। उसे जो चाहिए था वह था आदित्य का पास होना, आदित्य का साथ होना, जो उसे मिल चुका था। इतने सालों बाद आदित्य को करीब महसूस करके काव्या के आंखों में लगातार बस आंसू आ रहे थे। उसे वही दिन याद आ रहा था जब उसने ये खबर सुनी थी कि आदित्य मर चुका है। काव्या के लिए ये बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए तो उसने हमेशा के लिए आंख बंद कर ली थी। आदित्य को अब काव्या के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। आदित्य समझ चुका था कि काव्या उन 18 साल के दर्द को बाहर निकाल रही है, जो उस वक्त उसने नहीं निकाला था। आदित्य के मरने की खबर को सुनकर काव्या रोई नहीं थी, सीधा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी और उसी बेहोशी के बाद उसने एक कभी आंखें नहीं खोली। आदित्य भी काव्या को चुप नहीं करा रहा था, क्योंकि उसे पता था काव्या के लिए रोना बहुत जरूरी है। जब आदित्य बस एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता था तो काव्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाया करती थी, और अब तो पूरे 18 साल की बात थी। आदित्य चुप तो नहीं कराता, पर काव्या को कसकर गले लग आ लेता है, क्योंकि उसे भी तो काव्या के करीबी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वही सहस्त्रा बुरी तरह से खांस रही थी। वह अंदर तो आ चुकी थी, लेकिन बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सहस्त्रा आग के लपटों से झुलस रही थी। सहस्त्रा को अचानक ही वॉशरूम से काव्या के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सहस्त्रा खुद को आग से बचाते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही आदित्य सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अंदर जाती है। अंदर जाती ही उसकी नजर आदित्य और काव्या पर जाती है। सहस्त्रा आगे बढ़कर कहती है, माँ पापा आप दोनों ठीक हैं? काव्या अब भी रो रही थी। आदित्य सहस्त्रा को देखता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है, इसलिए वह जवाब नहीं देता। सहस्त्रा की नजर अब दोनों से हटकर बढ़ती आग पर जाती है। सहस्त्रा चारों ओर देखती है।
सहस्त्रा वॉशरूम पर रखे बाल्टी पर पानी लेती है और आग के लपटों में डालने लगती है, लेकिन आग बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उसका ऐसा करना आग को बुझाने के बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। सहस्त्रा लगाकर बाल्टी से पानी लेकर डाल रही थी, लेकिन आग पर कोई असर होता न देखकर सहस्त्रा परेशान होकर चारों ओर देखती है। अचानक उसकी नज़र फायर सिलेंडर पर पड़ती है। सहस्त्रा जल्दी से उसे लेकर आदित्य और काव्या को देखते हुए कहती है, पापा आप माँ को लेकर जाए। इतना बोलते ही सहस्त्रा आग बुझ आने की कोशिश करती है। आदित्य काव्या को उठाकर आगे बढ़ता है। सहस्त्रा दोनों के साथ आग को बुझाने लगती है। सहस्त्रा दोनों पर आग की एक लौ तक पड़ने नहीं दे रही थी। सहस्त्रा किसी तरह से दोनों को कमरे से बाहर निकाल लेती है, लेकिन वह जब निकलने के लिए आगे बढ़ती तो फायर सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता है। सहस्त्रा फायर सिलेंडर को देखती फिर सामने देखती जहां दरवाजे पर सिर्फ आग की लपटों ने घेर रखी थी। अचानक उसकी ओर आग की लपटें आने लगती तो सहस्त्रा 2 कदम पीछे हो जाती है। वहीं उधर काव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वह बस खांसी जा रही थी, जिससे आदित्य का ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि सहस्त्रा अंदर फंस चुकी है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखे घबराता हुआ आवाज देता है, वाइफी वाइफी धीरे धीरे सांस लो। काव्या की सांस न लेने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, वह हाँफ रही थी। आदित्य बैठकर काव्या को अपने गोद अच्छी तरह से लेता है और अपने होठों से काव्या के होंठ से मिलाकर सांस देने लगता है। काव्या आंखें खोली हुई आदित्य को देख रही थी। आदित्य एक बार पीछे हटता है और फिर से काव्या को सांस देने के लिए काव्या के होंठ से अपना होंठ मिला लेता है। कुछ देर बाद वह पीछे हटता है। अब तक काव्या की सांसें नॉर्मल हो चुकी थी। ये देखकर आदित्य तुरंत काव्या को गले लगकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। बाहर तेज रफ्तार के साथ कार रुकती है। अव्यान भागते हुए अंदर जाता है। वह भागता हुआ ही सीढ़ियों पर चढ़कर आदित्य और काव्या के कमरे की ओर बढ़ता। आदित्य और काव्या को सही सलामत नीचे गले लगे हुआ देखकर अव्यान राहत की सांस लेता है, पर जैसे ही उसे सहस्त्रा का ख्याल आता है उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज में अचानक निकलती है, सजनी। वहीं अंदर सहस्त्रा बस आग के लपटों से बचने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही उसके पास रखा अलमारी उसके ऊपर गिर जाता है। सहस्त्रा की चिक निकल जाती है, जिसे बाहर खड़ा अव्यान सुन लेता है और पूरा आग से भरे कमरे को देखने लगता है। फिलिग्ना दिखने वाले अव्यान के चेहरे पर अब खुद ज्यादा परेशानी दिखने लगती है। अलमारी के गिरने से सहस्त्रा अचानक ही जमीन पर गिरती है, जिससे उसका सिर जमीन पर बहुत तेज जाकर टकराता है और आग से लिपटा अलमारी उसके शरीर को ढक लेता है। सहस्त्रा के सिर से खून बहुत तेजी से बहने लगता है और उसका शरीर आग में झुलसने लगता है। सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। चैप्टर 59 थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। अव्यान अंदर से सहस्त्रा की चीख सुनकर बिना सोचे समझे सीधे आग को पार करके अंदर चला जाता है। रोनी भी अब तक वहां आ जाता है। अव्यान को ऐसे आग में कूदता देखकर वह अंदर देखने लगता है। अव्यान के शर्ट में भी आग लग चुकी थी। अव्यान अपने शर्ट का ओ निकालकर फेंक देता है। धुएं और आग से भरे कमरे को देखता है। अचानक ही अव्यान की नज़र अलमारी से दबी सहस्त्रा पर पड़ती है। अव्यान बिना एक पल गंवाए जल्दी से सहस्त्रा के पास जाता है और उसके ऊपर से अलमारी उठाता है। अलमारी आग लगी होने की वजह से अव्यान का हाथ जल रहा था, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ सहस्त्रा को बचाने में था। अलमारी के हटाते ही अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठाता है और उसे अपने सीने से छुपाकर बाहर ले जाता है। अब तक आग बुझाने वाले भी आ चुके थे। अव्यान बाहर निकलते ही सीधे सीढ़ियों से तेज कदमों में सहस्त्रा को लेकर जाने लगता है। रोनी, आदित्य और काव्या आग को लेकर अव्यान के पीछे जाता है। आदित्य और काव्या की भी हालत खराब थी, इसलिए अव्यान ही इशारा करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है। अव्यान सहस्त्रा को कार में बैठाकर खुद बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। अव्यान सहस्त्रा के सिर से लगातार खून निकलते देख उसके गाल को थपथपाते हुए आवाज देता है, हे सजनी प्लीज आंखें खोलो। अव्यान ये करते हुए उसके शरीर को देखता है, जो हल्का हल्का जला हुआ था, जिससे चोट एकदम लाल दिख रहा था। अव्यान उसके जले हुए चोट को देखकर परेशान होकर कहता है, ये सब क्या हो गया? अव्यान के चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे थे। वह लगातार सहस्त्रा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहस्त्रा तो जैसे उठना ही नहीं चाहती। सहस्त्रा की आंखें बंद थी तो बंद ही रह गईं। उसने पलके तक हिलाए नहीं थे। कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। अव्यान तुरंत सहस्त्रा को गोद में लेकर तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर द्रवंश और आव्या खड़े थे। उन्हें भी रोनी ने कॉल करके बता दिया था। आव्या पहले से यही थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल उनका ही था। सहस्त्रा को जख्मी देखकर ध्रुवंश और आव्या घबराते हुए आगे बढ़ते हैं। अव्यान सीधे सहस्त्रा को लेकर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ जाता है। अव्यान सहस्त्रा को बेड पर लेटाता। आव्या भी तुरंत उस कमरे में जाती है। आव्या अव्यान को बाहर जाने को कहती है।
अव्यान जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य और आव्या का ख्याल आता है वह बाहर चला जाता है। अव्यान के जाते ही दरवाजा बंद होता है। आव्या सहस्त्रा के सिर से निकलते खून को देखकर नर्स और डॉक्टर को इशारा करती है। इधर अव्यान ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाता है तो रोनी उसे एक शर्ट देता है, क्योंकि अव्यान इस वक्त शर्टलेस था। अव्यान शर्ट पहनकर बटन लगाते हुए ऊपर जलते लाल लाइट को देखकर बिल्कुल सर्द आवाज में कहता है, किसने किया ये? रोनी जो पास में खड़ा था उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वह बोले या न बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अव्यान अचानक ही जोर से चिल्लाता है, मैंने पूछा किसने किया है ये? ध्रुवंश भी खुद ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी घटिया हरकत किसने की है। रोनी थोड़ा परेशान होकर कहता है, वो ये विक्रम अंकल की बेटी ने किया है। जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है और उसे झटका लगता है, उसके मुंह से एकाएक निकलती है, बिग सिस्टर। रोनी आगे कहता है, उसने सभी को नींद की दवाई दी और ये सब किया। शायद उसे अपनी माँ की मौत की सच्चाई पता चल गई है तो वह आपके पापा और माँ को गुनाहगार समझ रही है। ये सुनकर अव्यान के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वह गुस्से बाहर जाने को होता तभी रोनी एकदम से कहता है, अव्यान आंटी होश में आ गए हैं और अंकल को भी सब कुछ याद आ गया है। रोनी की यह बात सुन अव्यान के कदम एकदम से रुक जाते हैं। जिनसे बात करने के लिए अव्यान पूरे 18 साल तक तड़पा था, आज उन्हें होश में आने की बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर एक अलग ही इमोशन थे। अव्यान सब कुछ भूलकर अब एक कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगता है। कमरे में पहुंचते ही अव्यान रुक जाता है और अंदर देखता है जहां काव्या बेड पर लेटी थी और आदित्य बेड पर बैठा था। दो नर्स दोनों की चोटों पर दवाई लगाकर पट्टी कर रहे थे। काव्या अब तक तो बस आदित्य से मिलने में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि उसके बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं। काव्या नॉर्मल नहीं है। उसके पेरेंट्स के मरने से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके बाद जब उसे आदित्य का साथ मिला तो उसके लिए सिर्फ आदित्य ही सब कुछ है। उसे बच्चों से प्यार है, लेकिन आदित्य से ज्यादा नहीं। एक तरह से बोला जाए तो आदित्य काव्या की सांस है, जिसके बिना जीना नामुमकिन है। इसलिए अब जब उसे इतने साल बाद होश आया तो कुछ पल के लिए उसे अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन कहते हैं न भले माँ कुछ पल के लिए गलती से अपने बच्चों को भूल जाए, पर फिर भी उसे अपने बच्चों की याद आ ही जाती है। ऐसा ही काव्या का भी हो जाता है। काव्या को जब याद आता है तो वह एकदम से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, अयान और परी वो दोनों कहाँ हैं? परी तो आपके साथ थी न? और अयान? बोलते हुए वह सोचने लगती है। इस वक्त काव्या को ये बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे 18 साल बीत चुके हैं। काव्या एकदम से कहती है, कहाँ है दो? नो, मुझे उनसे मिलना है। वह इतना ही बोलती है कि अचानक ही अव्यान आगे आकर काव्या के गले लग जाता है। अव्यान गले लगते हुए काव्या को थोड़ा उठा लेता है, क्योंकि वह इस वक्त लेटी हुई थी। आदित्य अव्यान को देखकर पहचानने की कोशिश करता है, पर अब तो अव्यान का चेहरा काव्या के बालों में छुपा हुआ था। काव्या असमंजस से सामने देखती है और धीरे से कहती है, कौन है आप और आपने मुझे गले क्यों लगाया? अव्यान चुपचाप काव्या के गले लगे रहता है। काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन, पर आदित्य को याद आ गया कि ये और कोई नहीं उसका बेटा है। आदित्य अव्यान देखकर धीरे से कहता है, अयान, ये सुनित। काव्या इधर उधर देखने लगती है। काव्या अपने 6 साल के अव्यान को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही काव्या की नज़र आदित्य के नज़र पर पड़ती है तो उसे एक झटका लगता है। जिसने उसे गले लगाया है वही उसका अयान है। ये जानकर काव्या के आंखें नम हो जाती है। वह अव्यान को कसकर पकड़ते हुए कहती है, अयान, आप मेरे अयान हैं। अव्यान थोड़ा पीछे होकर काव्या के गाल पर हाथ रखे कहता है, आई रियली मिस योर मम्मा। काव्या नम आंखों से अव्यान को देखकर कहती है, आप इतने बड़े कैसे हो गए अयान? आप तो 6 साल के थे, ऐसे कैसे आप इतनी जल्दी बड़े हो गए? ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, जल्दी नहीं, पूरे 18 साल। और सिर्फ वो बड़ा नहीं हुआ है, आप ही बुढ़ी हो गई है मम्मा। काव्या नजरें घुमाकर ध्रुवंश की ओर देखती है। ध्रुवंश हाथ हिलाते हुए कहता है, हाय मम्मा, मैं ध्रुवंश सूर्यवंशी और आपका अंश। काव्या कुछ वक्त तक ध्रुवंश को देखती है, फिर आदित्य की ओर देखती है। आदित्य को देखते हुए काव्या कहती है, मैं छोटी और अड्डी हो गई, लेकिन मिस्टर हस्बैंड तो वैसे ही दिख रहे हैं। आदित्य की एज नहीं दिख रही थी, वह पहले जैसा ही दिख रहा था, पर थोड़ा चेंजेस आए थे। काव्या के ऐसे कहने पर ध्रुवंश मुस्कुराने लगता है। वही काव्या अब अव्यान को देखकर कहती है, आपने मुझे क्यों बुढ़ी होने दिया? मुझे बुढ़ी नहीं होना है। बोलते हुए काव्या मासूम बच्चे जैसे देख रही थी। अव्यान काव्या के माथे पर किस करके कहता है, आप हमेशा मेरे लिए ब्यूटीफुल गर्ल रहेगी मम्मा। अव्यान अब काव्या को बेड पर लेटाता है और आदित्य के पास चला जाता है। आदित्य और अव्यान एक दूसरे को बिना भाव के देखते हैं। कुछ वक्त में ही अव्यान खामोशी से आदित्य के गले लग जाता है। आदित्य भी खामोशी से अव्यान के पीठ पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश भी काव्या को गले लगा लेता है और कान में धीरे से कहता है, सीक्रेट मम्मा, आप सीरियसली अब भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है,
आप अब भी नहीं बदले अंश, और आपकी ट्यूलिप कहाँ है? ध्रुवंश पीछे हटकर कहता है, टिपुलिप भाभी का ऑपरेशन कर रही है। भाभी सुनते ही अव्यान को सहस्त्रा का ख्याल आता है। वह आदित्य से अलग होकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य और काव्या दोनों असमंजस से ध्रुवंश को देखते हैं। ध्रुवंश बेड पर बैठता है और सहस्त्रा के बारे में बताने लगता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। अव्यान ऑपरेशन थिएटर के सामने दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है तो अव्यान की आंखें भी तुरंत खुल जाती हैं। आव्या अव्यान के पास जाकर कहती है, भाभी के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है, ऑपरेशन तो हो गई है लेकिन बोलते हुए आव्या चुप हो जाती है। अव्यान से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। अव्यान एकदम से आव्या के दोनों बाजुओं को पकड़कर कहता है, लेकिन क्या रबिट? आव्या अव्यान के आंखों में देखते हुए कहती है, जब तक उन्हें होश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर अव्यान के हाथ आव्या के बाजुओं को छोड़ देते हैं। अव्यान बहुत ज्यादा हैरानी से आव्या को देख रहा था। आव्या पलके झपकाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए भाभी। वह इतना ही कहती है कि अव्यान बीच में कहता है, मम्मा पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं रबिट, तुम जाओ। या मम्मा पापा सुनकर जल्दी से चली जाती है। उसके जाते ही अव्यान कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर एक नर्स अपना काम कर रही थी। अव्यान को देखते ही वह बाहर चली जाती है। अव्यान धीमे कदमों से सहस्त्रा के पास जाता है और उसके पास स्टूल पर बैठ जाता है। सहस्त्रा इस वक्त बेशुद्ध सी लेटी हुई थी। उसके सिर, हाथ, पैर, हर जगह पट्टी बंधी हुई थी। यह सब कुछ अव्यान देख रहा था। अव्यान धीरे से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने होठों से चूम लेता है। इतना करते करते ही वह सहस्त्रा के सिर की पट्टी को छूता है, फिर उस पर भी अपने होठों से चूम लेता है। अव्यान अब धीरे से सहस्त्रा को लेटे हुए ही गले लगा लेता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी। बोलकर अव्यान कुछ देर रुकता है, फिर एक बार धीरे से कहता है, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बोलते ही अव्यान वैसे ही उसे गले लगाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह इस वक्त सहस्त्रा के हर चोटों को महसूस करना चाहता था, खामोशी में करीब होकर उसके दर्द से दूर करना चाहता था। उधर आव्या कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले आदित्य के गले लग जाती है और शिकायत करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं डैडा, आप मुझे भूल गए। आपको पता है मैंने आपको कितना ज्यादा वाला मिस किया। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। आदित्य आव्या के माथे पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी रैबिट। आव्या आदित्य के गाल पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ऑल डैडा। आव्या अब काव्या के पास जाती है। काव्या आव्या को बहुत गौर से देखती है, फिर कहती है, आप आजकल भी शरारत करती है। आव्या मुंह बिगाड़े कहती है, क्या मम्मा, इतने साल बाद मिल रहे हैं और आपको यही सवाल करने को मिला, कैसी हो, क्या कर रही हो? ये सब पूछने के बजाय आपको बस मेरी शरारत करना याद है। काव्या आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए आव्या को अपने पास बुलाती है। आव्या काव्या के पास जाकर जल्दी से गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं तो काव्या कुछ सोचते हुए पूछती है, आपकी भाभी कैसी है, उन्हें ज्यादा लगी तो नहीं है न? काव्या के सवाल पर आव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं कि आखिर वह सहस्त्रा की कंडीशन क्या बताएं। जब 60 रूडर और अव्या की बहाजन अव्या का रोना। 12 घंटे बीत चुके थे पर सहस्त्रा की एक ऊँगली तक नहीं हिली थी। ध्रुव, श्रेष्ठा, सौरभ, दर्श, विक्रम, देवेश, हिमांशु, दिया भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विक्रम को विनी की हरकत का पता चल चुका था। उसे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि उसे पता था अव्यान विनी का वो नहीं छोड़ेगा। अव्यान अब बिल्कुल शांत था। अव्यान अब तक सहस्त्रा के पास बैठा हुआ है। उसने सहस्त्रा का एक हाथ पकड़ा हुआ है और खामोशी से एकटक सहस्त्रा को ही देख रहा है। उधर आदित्य और काव्या बेड पर लेटे थे, वही आव्या बीच में लेटी हुई थी। आदित्य और काव्या दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आव्या दोनों का हाथ पकड़े छोटे बच्चों जैसे खेल रही थी। उस वार्ड में उन तीनों के अलावा कोई नहीं थे। काव्या आदित्य को देखे हुए कहती है, कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने मिस्टर हस्बैंड। हम अयान और परी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए। पता नहीं दोनों किस हाल में बड़े हुए, और अयान ने तो शादी तक कर ली। मैं अयान की शादी देखना चाहती थी, वो भी प्रणया। बोलते हुए काव्या को प्रणया की याद आ जाती है। प्रणया की मधुर आवाज, उसकी बात, उसका अनन्या की तरह परिवार से मेल जोल। आव्या दोनों के बीच लेटी बस चुपचाप उनके बातों को सुन रही थी और दोनों के हाथों से बच्चों की तरह खेल रही थी। काव्या अपने पूरे परिवार को याद करते हुए कहत, बड़ी है, मुझे सभी की बहुत याद आ रही है। वो सब ठीक तो है न मिस्टर हस्बैंड? आदित्य को भी अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। आदित्य ने जब आग में जलते सिंघानिया विला को देखा तो उसे लगा सब मर गए, लेकिन काव्या के जिंदा होने से उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद कोई मरा ही न हो, शायद सब आग से बच गए हो। आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है,
कंफर्म तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि सब जिदा हो। काव्या भी उसी तरह से आदित्य को देखती है, फिर कहती है, कितने अच्छे से जी रहे थे पूरा परिवार, कितना खुश था, कितना सुकून भरा पल था, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो गया। बोलते हुए काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आदित्य काव्या के आंखों में नमी देखकर कहता है, प्लीज डोंट क्राई वाइफी। काव्या नजरें घुमाए काव्या को देखती है, फिर आदित्य का हाथ पकड़कर काव्या के आंसू पोंछने लगती है। काव्या आव्या को देखने लगती है। आव्या एकदम कहती है, आप दोनों के जैसे प्यार न किसी को हुआ है और न कभी कोई कर सकता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आप दोनों के प्यार की निशानी हूँ। आई लव यू मम्मा डैडा। दोनों आव्या को देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। एकदम से तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य और काव्या दोनों आव्या के गाल पर किस करके कहते हैं, आई लव यू टू बच्चा। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, अपनी 18 साल वाली जिंदगी को याद करने लगते हैं। तभी अचानक काव्या नफरत से कहती है, ये सब आरा कुछ उस रुद्रांश की वजह से हुआ है। इस बार वो ऐसे मरेगा कि दोबारा जीवित रहने से पहले 100 बार सोचेगा। रुद्रांश का नाम सुनकर आदित्य का भी चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। आदित्य एकदम सर्द आवाज में कहता है, सोचेगा भी तो उसकी रूह कांप उठेगी, इस कदर उसकी मौत होगी कि देखने वाले भी उसे देखकर डर जा। रुद्रांश का नाम सुनते ही आव्या को रुद्र की याद आ जाती है, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके थे, उसने आव्या से बात तक नहीं की थी। ये याद आते ही आव्या बेड से उठती है और काम का बहाना बनाकर चली जाती है। उसके जाते ही बीच में खाली जगह रह जाती है, जिसे देखते ही आदित्य और काव्या करीब आते हैं। आदित्य काव्या की कमर को पकड़ लेता है तो वह काव्या आदित्य के सीने पर सिर रख लेती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ लेता है और अपने होठों से उसे चूम लेता है। काव्या सिर उठाकर आदित्य के आंखों में देखकर कहती है, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। आदित्य भी काव्या के आंखों एकटक देखते हुए कहता है, आई एम मैडली इन लव विद योर वाइफी। दोनों की आपस में नजरें इस वक्त मिली हुई थी, जो काफी साल हो गए थे मिले हुए। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखे सहलाने लगता है और एकटक उसे ही देखता रहता है। काव्या भी उसे ही देखती रहती है। दूसरी तरफ आव्या रुद्र के विला पर कार रुकती है और बिना एक पल भी गंवाए भागती हुई अंदर जाती है। आव्या रुद्र के कमरे की ओर दौड़ते हुए जाती है। वह रुद्र के कमरे में जैसे ही पहुंचती है, उसे दरवाजे पर बैठा जैमसन दिखता है। उसे देखते ही आव्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। आव्या जैमसन के खतरनाक चेहरे को देखती है, पर इस वक्त उसे रुद्र से मिलना था, इसलिए वह अपने डर को काबू करके आगे बढ़ जाती है। जैमसन अब भी वैसा का वैसा ही बैठा होता है। आव्या उसके पूंछ को रास्ते में देखकर जंप करके जाने लगती है, तो वही जहां आव्या जंप करती है वही जैमसन अपना पूंछ रख लेता है। जैमसन आव्या को रास्ता देने के लिए अपना पूंछ हटा रहा था। उसे क्या पता था कि आव्या ऐसे कूद जाएंगी। आव्या कूदकर सीधे जैमसन के पूंछ की खूंद देती है, जिससे जैमसन दहाड़ता है। आव्या जल्दी से आगे जाकर पीछे मुड़कर उसे देखती है। जैमसन की दहाड़ सुन रुद्र, जो खड़ा हुआ फोन में कुछ चेक कर रहा था, वह पीछे मुंह अड़कर देखता है। रुद्र को देखते ही आव्या का गुस्सा बढ़ने लगा। वह तुरंत आगे बढ़कर रुद्र का कॉलर पकड़ लेती है और उसके आंखों में देखते हुए गुस्से से कहती है, आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? 1 हफ्ते से दिन रात बस तुम्हें ही कॉल मैसेज करती रही और तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। तुम चाहते क्या हो? रुद्र सिर टेढ़ा किए आव्या को देखता है, फिर उसके कॉलर पर पकड़े हाथ को। रुद्र ये देखकर एकदम सर्द भरी आवाज में कहता है, रिमूव योर हैंड बेबी गर्ल, अदरवाइज योर हैंड्स विल नॉट बी सेफ। आव्या रुद्र के आंखों में देखती है, जो डरा देने वाला था। एक पल के लिए आव्या के डर से हाथ ढीले हो जाते हैं। पर एकदम से वह और मजबूती से रुद्र के कॉलर को पकड़कर कहती है, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने मेरे कॉल मैसेज को रिसीव क्यों नहीं किए। आव्या के हाथ कॉलर पर मजबूत होता देखकर रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। उसका ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। कुछ वक्त तक वह दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं, फिर अचानक ही रुद्र आव्या को पकड़कर झटके से दीवार से सटा देता है। आव्या अचानक हुई इस मूवमेंट को समझ नहीं पाती और कसकर आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे लगा देता है और उसके बंद आंखों को देखते हुए कहता है, किसी दिन ये तुम्हारी जान ले ली बेबी गर्ल। आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्ही ने कहा था न कि मैं तुमसे बात न करूं, फिर प्रॉब्लम क्या है बेबी गर्ल? आव्या उसके आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, प्रॉब्लम यह है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में कुछ और इम्पोर्टेंट है। रुद्र भी उसी तरह से तुरंत जवाब देता है, हाँ है, तुमसे ज्यादा मेरे लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं अपने उस वर्ल्ड को कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे जीना सिखाया है, वो जिंदगी है मेरी। ये सुनते ही आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। वह तुरंत खुद को छुड़ाती है और रुद्र को धक्का देकर जोर से चिल्लाती है, और मैं क्या हूँ? रुद्र आव्या के धक्का देने से थोड़ा पीछे हो जाता है और आव्या को देखने लगता है।
आव्या के आंसू आंखों में भरने लगे थे पर अभी बहने को तैयार नहीं थे वह। फिर एक बार गुस्से से चिल्लाती है, तुमसे मिलने के लिए मैंने अपने भाई के आदेश तक ठुकरा दिया, बस तुम्हारे लिए मैंने उनकी बातों को मूल्य नहीं दी। आव्या के चिल्लाते हुए ये बोलते ही रुद्र भी एकदम से चिल्लाता है, हाँ तो किसने कहा है तुम्हें अपने भाई की बातों को ठुकरा कर मेरे पास आने के लिए? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा। और जिस तरह तुम मुझे माफिया वर्ल्ड छोड़ने को कह रही हो, तुम अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर मेरे पास आ सकती हो, बोलो। रुद्र की ऐसी बात सुनकर आव्या के दिल पर चोट सी लगती है। आव्या के आंसू अब आंखों से नीचे आकर गालों पर बहने लगते हैं। आव्या दीवार से सटकर कहती है, रुद्र तुम। इतना बोलते ही आव्या रोने लगती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वह अपनी फैमिली को छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वही रुद्र जब आव्या को रोता हुआ देखता है तो अपनी मुट्ठी कसकर आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि उसने गुस्से में आव्या को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया, लेकिन आव्या ने भी जब उसे यह कहा कि अगर वह माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़ेगा तो वो उससे बात नहीं करेगी, तो इस बात पर रुद्र भी काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। बस 5 साल की उम्र से उसने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया था। वह उस जगह को कभी नहीं छोड़ सकता था और आव्या से बात न करना उसके लिए अपनी चैन छीनना जैसा था। आव्या का रोना तेज होता जा रहा था। रुद्र धीरे धीरे आव्या की ओर कदम बढ़ाने लगता है दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। आव्या के पास पहुंचते ही रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर आव्या को छूने ही वाला होता है कि आव्या उसके हाथ को झटक देती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबां। आव्या को लगातार रोता हुआ रुद्र कुछ पल ऐसे ही देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर झटके से खींचकर गले लगा लेता है। आव्या रुद्र से गले लगे हुए जोर जोर से रोती है। रुद्र आव्या के बालों को सहलाता है। कुछ देर बाद वह पीछे होकर आव्या को देखता है जो अब तक रो ही रही थी। साथी तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून। रुद्र आव्या की कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करके अपने होंठ आव्या के गाल पर रखकर उसके गालों पर बहते आंसुओं को पीता है। हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून, हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। रुद्र के ऐसे करने से आव्या पलके उठाए उसे देखती है। आव्या के आंसू अब तक बह ही रहे थे। तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ है कैसा असर ये तेरा। रुद्र अब आव्या को गोद में उठाता है। आव्या रुद्र के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र आव्या के आंखों में यह देखते हुए ही वॉशरूम की ओर कदम बढ़ाता है। कोई नसीहत न चाहूं मैं, कोई सलाह, जो रूह ने मेरे तुझे चुन लिया। वॉशरूम में पहुंचते ही रुद्र आव्या को स्लैब पर बैठाता है और टॉवल को पानी से भींगा कर आव्या के पूरे चेहरे को पोंछता है। आव्या बस उसे आंसू भरी आंखों से एकटक देख रही थी। साथी तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून। रुद्र आव्या के चेहरे को पोंछने के बाद फिर एक बार गोद में उठाता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। रुद्र आव्या को बेड पर बैठाता है और आव्या की सूजे आंखों को देखकर फिर से गले लगा लेता है। आव्या कसकर रुद्र को पकड़ लेती है उसे और रोने का मन कर रहा था। रुद्र एकदम से कहता है आई एम सॉरी बोलकर वह धीरे से आव्या के कंधे पर किस करता है और अपना चेहरा आव्या के गर्दन पर छिपा लेता है।